मेरा नाम है नवीद अहमद और आप देख रहे हैं नवीद ऑनलाइन साइंसेज अकेडमी। इसके अंदर आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर का। ये 10th क्लास की फिजिक्स का है। तो ट्रांसफार्मर की सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे। ट्रांसफार्मर क्या है? अ स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन, एक ऐसी इलेक्ट्रिकल मशीन जो कि स्टैटिक यानी स्टैटिक चार्जेस के ऊपर मूव कर रही है। अब स्टैटिक क्या है? आपने स्टैटिक्स के अंदर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो वो क्या करते हैं, चार्ज की मूवमेंट की वजह से जो फील्ड पैदा होती है, आपको पता है कि जो भी चार्ज है वो फील्ड पैदा करता है। तो यानी कि इसमें से जो चार्जेस फ्लो होंगे वो फील्ड पैदा करेंगे, जिसके अंदर हमने कुछ लॉज पढ़े हैं, जैसे कि म्यूचुअल इंडक्शन का लॉ पढ़ा है, फैराडेज लॉ पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, तो इस और लेंज़ लॉ भी पढ़ा है। तो ये सारे लॉज जो हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ही एप्लीकेबल हैं, इसलिए हम इनका इस्तेमाल स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर करते हैं। ठीक है, तो ऐसी अ स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन विच ट्रांसफर एसी इलेक्ट्रिकल पावर, जो कि आपको अल्टरनेटिंग करंट की इलेक्ट्रिक पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में मुंतकिल करे विद कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये देखें कि विच ट्रांसफर एसी, एसी क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। ये जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी चल रही है ये एसी है। ये क्या है? अल्टरनेटिंग करंट है। और अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 220, बल्कि 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। और 220 उसके वोल्टेज होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी एक सर्किट से दूसरे सर्किट तक विद कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, बट द वोल्टेज लेवल कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज। लेकिन जो मेन काम इसके अंदर ये है कि इसमें जो वोल्टेज लेवल है उसको आप कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसा कि कई दूर दराज इलाकों में वोल्टेज कम आते हैं तो तब वहाँ पे वो इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफार्मर। जैसे कि आपके रेफ्रिजरेटर के ऊपर जो सर्किट पड़ा हुआ है वो दरअसल एक ट्रांसफार्मर है, जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को कांस्टेंट कर रहा है, जितनी उसको मिकदार चाहिए वो लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल। इसका जो प्रिंसिपल है ये किस असूल पर काम करता है? ये म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पर काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डायग्राम की। तो डायग्राम में आपको पता होना चाहिए कि ये एक होता है मेन फ्रेम, एक होता है मेन फ्रेम, और ये किसी इंसुलेटर मीडियम का बना होता है। ठीक है, और इसके ऊपर आप क्या करते हो? वायर को इस तरह बाउंड कर देते हो, ये जो वायर्स हैं, और इसी तरह इस साइड पे भी आप वायर्स की बाउंडिंग करते हो। ठीक है, तो एक साइड पे जो कॉइल बनता है उसको कहते हैं प्राइमरी कॉइल, और दूसरी साइड पे जो बनता है कॉइल उसको कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो इसलिए मैं इसके अंदर जो टर्न्स होंगी, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये प्राइमरी के अंदर बन रही है, इसलिए मैंने इसका नाम दिया NP। और इसके अंदर जो मैंने वोल्टेज अप्लाई किया प्राइमरी को वो मैंने दिया VP, और जो करंट इसमें गुजरेगा वो भी IP होगा, यानी उसके साथ P लगाना जरूरी है क्योंकि ये प्राइमरी कॉइल है। ठीक है, इसी तरह सेकेंडरी कॉइल के अंदर आप S लगाओगे तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनको नाम दे दिया NS, और यहाँ पे जो करंट पास करेगा उसको हमने नाम दे दिया IS, और ये जो वोल्टेज हम यहाँ से गेन करेंगे उसको नाम दे दिया VS। ठीक है, अब जो आपको पता है कि जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं हमने कौन सा करना है? AC सप्लाई करनी है। तो AC के अंदर आपको पता है कि 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी जितनी आप देंगे उतनी ही आपको मिलेगी, यानी कि यहाँ पे भी आपको 50 हर्ट्ज ही मिलेगा। लेकिन वोल्टेज का लेवल कम या ज़्यादा किया जा सकता है इनकी बाउंडिंग की जो मिकदार है, नंबर ऑफ टर्न्स कम ज़्यादा करके। तो यहाँ पे ये जो चार्ज जब इसमें से गुजरेगा तो इसके इर्द गिर्द फील्ड पैदा होगी, यानी इधर भी मैग्नेटिक लाइंस पैदा होंगी और इस साइड पे भी मैग्नेटिक लाइंस पैदा होंगी, और कोई मैग्नेटिक लाइन इसमें से भी पास करेंगी। ठीक है, तो इसमें से जो पास करेंगी वो किस में से पास करेंगी? कोर में से। तो ये जो होगी ये मैग्नेटिक लाइन जो इस फ्रेम में से गुजरेंगी वो कहलाएंगी कोर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स। जो किसी भी ये जो फ्रेम में से गुजरेगी वो इसका कोर कहलाएगा। ठीक है, अब जो इसके बाहर मैग्नेटिक लाइन जो होगी वो होगा लीकेज। वो क्या होगा? इसका लीकेज होगा, क्योंकि उसका इस्तेमाल तो होना नहीं है। तो जो मैग्नेटिक लाइन बाहर की तरफ जाएंगी वो दरअसल आपकी मैग्नेटिक लाइन जो है वो वोल्टेज को लीक कर देगी। ठीक है, उसमें कमी आ जाएगी करंट के अंदर। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की। तो वर्किंग में आप सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे कि आपके पास जो प्राइमरी कॉइल है उसका नाम क्या है, सेकेंडरी कॉइल है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप कंसीडर करेंगे, तो जिस तरह मैं बोलूँगा आप उसी तरह लिखेंगे। कंसीडर
An insulator medium which is called mainframe, on which the material which is electrical conductor is bonded over the one side, and similarly another material which is also a conductor is bonded on the other side. The first side on which we apply voltage of 50 Hz is called primary coil, and the other coil from which we gain voltage is called secondary coil. The voltage which is applied on primary coil is called Vp or primary voltage, and the current which is provided on primary coil is called primary current, and the number of turns on primary coil is called Np, and number of turns on secondary coil is known as Ns. तो इस तरह आपने ये Vs की भी डेफिनेशन लिखेंगे कि the voltage which is gained from the secondary coil is called secondary voltage, and the current which is gained from secondary coil is called secondary current. अब ये सारी बातें लिखने के बाद आप इसके अंदर म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट करेंगे. when we apply electrical circuit by a voltage, जब हम वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सर्किट को वोल्टेज अप्लाई करेंगे, then current is produced. While we know that in a mutual induction the changing current produce magnetic field. changing current क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या करेगी? वो म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट इंड्यूस करेगी ईएमएफ को ऑन अदर सेकेंडरी कॉइल. एक इसमें से फील्ड लाइन गुजरेंगी और इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ पैदा करेंगी, और जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज भी होगा, और इसके अंदर कॉइल की जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उन पर भी डिपेंडेंट है. तो देखिए जो Vs है ये है सेकेंडरी वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू Ns, कि जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो कितना है? वो Ns के प्रोपोर्शनल है. अब इसका मतलब ये है कि जितनी आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे, अगर उसके मुताबिक आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स भी ज़्यादा है तो फिर इसमें फील्ड ज़्यादा पैदा होगी. लेकिन अगर यहाँ पे वोल्टेज आप कम दे रहे हो और यहाँ पे मैग्नेटिक जो है, यहाँ पे मैग्नेटिक जो फील्ड पैदा हो रही है, इस वजह से नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से, अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है वोल्टेज कम है तो फिर भी फील्ड ज़्यादा है. लेकिन अगर वोल्टेज ज़्यादा है और लाइनें कम है, लाइनें क्या है? ये जो मैग्नेटिक जो बॉन्डेड वायर है ना, इसकी जो टर्न्स है अगर वो कम है तो फिर क्या होगा? फिर भी फील्ड कम पैदा होगी. तो ये आपने ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है. क्या कहलाएंगे? ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल. इसी तरह प्राइमरी वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू Np. ये जो प्राइमरी वोल्टेज है यहाँ पे ये भी किसके प्रोपोर्शनल है? Np के. तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, यानी एक दूसरे के बराबर है. तो जितने ये अप्लाई करेंगे उतना ये बनेगा. अब हमने इन दोनों को क्या करना है? डिवाइड करना है. तो ये हमारे पास ट्रांसफार्मर की इक्वेशन बन जाएगी Vs ओवर Vp इज इक्वल टू Ns ओवर Np. इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर. अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की टाइप्स. इसकी टाइप्स के लिहाज से हमारे पास जो टाइप्स हैं, पहली का नाम है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरी का नाम है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और तीसरी है एन आइडियल ट्रांसफार्मर. तो स्टेप अप में होता ये है कि स्टेप अप का मतलब कि पहले कम है और आगे ज़्यादा है, और स्टेप डाउन का मतलब पहले ज़्यादा है और आगे जो आप मुंतकिल कर रहे हो करंट वो कम है. तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे. स्टेप अप ट्रांसफार्मर the transformer whose secondary voltage is greater than primary voltage is called step up ट्रांसफार्मर. अब जो स्टेप डाउन की जो डेफिनेशन है वो भी सिमिलर है. तो आप स्टेप डाउन में कैसे लिखोगे? आप इसी को एडजस्ट करोगे डेफिनेशन को. द ट्रांसफार्मर हुज सेकेंडरी वोल्टेज इज लेस देन प्राइमरी वोल्टेज इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. तो ये स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों की डेफिनेशन होगी. अब हम बात करते हैं एन आइडियल ट्रांसफार्मर. एन आइडियल
ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर वो होता है जिसके अंदर आप एज्यूम कर लेते हो कि कोई भी पावर जो है वो उसका इस्तेमाल यानी डेसिपेशन जो है, खर्च जो है पावर का वो नहीं हुआ। यानी कि अब यहाँ पे जो फील्ड पैदा हो रही है वो अंदर भी हो रही है और बाहर भी हो रही है। जो बाहर हो रही है वो क्या, पावर का लॉस हो रहा है, तो इसमें पावर का लॉस नहीं होता। द ट्रांसफार्मर ऑन विच डज नॉट डेसिपेट पावर, जो पावर का खर्च नहीं करता। तो इसका मतलब ये होगा कि जो पावर आप सेकेंडरी की लोगे वही पावर आप प्राइमरी की लोगे। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, P = VI। इसी तरह ये भी VI, लेकिन इसके साथ आपने S का इजाफा करना है, VS VI, और इसी तरह VS VP और IP। तो आई होप आपको इस सारे कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। तो कोई भी अगर आप क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट में लिखिए। अपना और अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि उनकी दुआओं से आप इस जहान में भी और अगले जहान में भी कामयाब हो।